आप देख रहे हैं मातृभूमि, मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में धमाकों वाली साजिश में हुए बड़े खुलासे की बात करेंगे। धमाकों की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रची थी। गिरफ्तार सभी संदिग्ध आतंकवादियों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। बड़ी खबर यह है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ के लिए दिल्ली में स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंची है। कल स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर ने जानकारी दी थी कि आईबी के इनपुट पर ही ये रेड्स की गई और इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। 3 आतंकियों को उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किया। 2 आतंकवादियों को दिल्ली में, संदिग्ध आतंकवादियों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और एक संदिग्ध आतंकी को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट के बाद ये रेड्स तमाम जगह पर की गई और इन जो आतंकी हैं इनको गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान मॉड्यूल का खुलासा हुआ है इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद। 2 आतंकियों को दोहा के रास्ते भेजा गया था पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए। अलग अलग शहरों में विस्फोटक पहुंचाने की साजिश थी। संदिग्ध आतंकियों ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कई जगहों की रेकी की थी। जो खुलासे हुए हैं वो हम इस समय आपको बता रहे हैं। लोकल ट्रेन की भी रेकी की गई थी। त्योहार के समय बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश थी। पाकिस्तान में संदिग्धों की ट्रेनिंग। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम इसमें सामने आ रहा है। अनीस के व्हाट्सएप कॉल से बात हुई है। जो संदिग्ध आतंकी हैं उनकी, संदिग्ध जान मोहम्मद यूपी से विस्फोटक लेने जा रहा था। जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, जान मोहम्मद ने दिल्ली गोल्डन टेम्पल ट्रेन की टिकट कराई थी। जान मोहम्मद को विस्फोटक के लिए अनीस से, यानी अनीस इब्राहिम जो कि जॉन इब्राहिम का भाई है, उसने फंडिंग की थी। संदिग्धों का हैंडलर हुमैद की तलाश पुलिस लगातार कर रही है और अब क्योंकि 14 दिन की रिमांड पुलिस को मिली है, पूछताछ लगातार जारी है। कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ तमाम हमारे रिपोर्टर्स फील्ड से जुड़ रहे हैं। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से मनोज वर्मा मेरे सहयोगी, मुंबई से सूरज ओझा और मुंबई से मृत्युंजय सिंह। ओम प्रकाश तिवारी का मैं सबसे पहले रुख करूंगी। ओम प्रकाश, 14 दिन की रिमांड मिल गई है, लेकिन अभी तक क्या कुछ निकल कर आया है इस जांच में? देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं कि 14 दिन की रिमांड इन लोगों को मिल गई है और इसमें इन लोगों का रोल आइडेंटिफाइड हो गया है। जो शुरू के 2 आतंकवादी हैं जिनके नाम जिशान उमर हैं और ओसामा एलियस सामी हैं, इन दोनों को पाकिस्तान ने ट्रेनिंग कराई थी क्योंकि ये दोनों मिडिल ईस्ट जाते थे और इनमें से एक की फैमिली का दुबई में कारोबार भी है। दूसरे जो आतंकवादी हैं मूलचंद एलियस लाला और समीर, ये दोनों आतंकवादी सरगना दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में थे। बाकी जो अन्य 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है शोभना, जिसमें मोहम्मद अबू बकर जो 23 साल का है, ये बहराइच का रहने वाला है, देवबंद में पढ़ाई कर रहा है और ये मिडिल ईस्ट आता जाता रहा है। जो छठा आतंकवादी है मोहम्मद आमिर जावेद, ये शख्स जो है रिलीजियस स्कॉलर है और इसने भी जेद्दा में अपने कई साल बिताए हैं। ये जो आखिर के 2 नाम मैंने लिए शोभना, मैं आपको बता दूं, इन दोनों को, युवाओं को भ्रमित करके उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कराने का काम सौंपा गया था। यानी शोभना, कुल मिलाकर 6 लोगों की एक फुल प्रूफ स्कीम थी और आरंभिक पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, अब उनकी आगे की जांच का काम जारी है। ठीक है, मनोज वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं और दिल्ली से ही जुड़ रहे हैं। मनोज, आप इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। 6 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है, 3 उत्तर प्रदेश से, 1 राजस्थान के कोटा से और 2 दिल्ली से। क्या ये 6 आतंकवादियों को आमने सामने बिठाकर इन तीनों स्टेट्स की जो एजेंसीज हैं वो पूछताछ करेंगी और इस जांच को आगे बढ़ाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि अभी थोड़ी ही देर पहले आईबी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। आईबी के ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे हैं। शुरुआत में पहले आईबी के ऑफिसर्स और जो स्पेशल सेल की टीम है वो जॉइंट इंटेरोगेशन करेंगे। इन सभी आतंकियों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी और उसके बाद उनसे पूछताछ करने के बाद इन सभी को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस हुमैद नाम के शख्स की तलाश पुलिस कर रही है, उसका जो काम था, क्योंकि जब आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, बाकी 4 को कल पेश कर दिया गया था और बाकी जो 2 आमिर और जिशान को आज कोर्ट में पेश किया गया, तब अदालत में स्पेशल सेल की टीम ने बताया कि इनको इलाहाबाद लेकर के जाना है, 14 दिन की रिमांड चाहिए और हुमैद नाम के शख्स की तलाश है। हुमैद के बारे में जो सेल के सूत्रों ने बताया है वो ये कि हुमैद ओसामा का चाचा है और हुमैद की जो रोल था वो ये था कि आईडी को प्लांट करना, यानी कि आईडी को उस जगह पर पहुंचाना जहां पर रैकी करने के बाद इन्हें बम को लगाना था। तो हुमैद का ये रोल था। जो सेल की टीम, कई टीमें हैं उत्तर प्रदेश में भी मौजूद हैं, लगातार कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है और हुमैद की तलाश लगातार की जा रही है, क्योंकि इस पूरी साजिश के अंदर
हुमैद का एक बहुत बड़ा रोल था। तो सेल की जो टीम है वो लगातार हुमैद की तलाश कर रही है और जो 2 आतंकी हैं उनको भी इलाहाबाद जो है टीम लेकर के जाएगी और वहां पर भी सर्च ऑपरेशन करेगी। जी बिल्कुल ठीक है। मृत्युंजय और सूरज ओझा मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, भायखला जो लोकल ट्रेन स्टेशन है वहां की रेकी की गई, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और क्या कुछ ऐसा निकलकर सामने आ रहा है इस जांच में जिससे मुंबई पुलिस एक्शन में है और एक्टिव है? देखिए, निश्चित तौर पर मुंबई से जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जो मुंबई का रहने वाला है, कोटा से गिरफ्तार हुआ है, जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया, ये अंडरवर्ल्ड से इसके लिंक मिले हैं। ये अनीस इब्राहिम के संपर्क में था। अनीस इब्राहिम जो दाऊद इब्राहिम का भाई है उसके संपर्क में था और इसके ऊपर एक पुराना आपराधिक मामला भी चल रहा था। लेकिन एटीएस या जो यहाँ मुंबई पुलिस एजेंसी है वो इस पर नजर तो रखे हुए थी, लेकिन इसकी कोई ऐसी गतिविधि नहीं मिली थी जिस पर इसे गिरफ्तार किया जा सके और इस मामले में इसका नाम है। देखिए, इसका रोल कहाँ पर है? इसका रोल है हवाला के पैसों को लेकर दिल्ली और यूपी जाना, वहां आईडी और पैसों को जगह जगह पर पहुंचाना, जहां भी इनका टारगेट था वहां आईडी और पैसों को पहुंचाना। जब तक प्राथमिक जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिली, यानी कि हवाला को पैसों को पहुंचाने का काम इसे दिया गया था। इसने अपने घर पर बताया कि वो कुछ काम के लिए यूपी जा रहा है, उसने अपनी पत्नी को ई टिकट दिखाया और उसके बाद वो यहाँ से चला गया। आपको बता दें कि मुंबई में लोकल ट्रेन या हम कहें मुंबई के कई जो प्रमुख ठिकाने हैं वो आतंकियों के निशाने पर पहले भी रहे हैं, लेकिन लोकल ट्रेन मुख्य ठिकाना होता है। ऐसे पर लोकल ट्रेनों की सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है। उसको लेकर एक मीटिंग भी यहाँ पर आज बिल्कुल ठीक है। सूरज ओझा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, दाऊद इब्राहिम ने पहले ही मुंबई को दहलाया, अब अनीस इब्राहिम पिक्चर में है और क्योंकि दाऊद की तबीयत खराब रहती है तो अनीस ही ये सब कुछ संभाल रहा है। ये एक बड़ा खुलासा सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। मुंबई को अब किस तरीके से सुरक्षित रखने के लिए बैठकों का दौर जारी है, उस पर मैं आपसे जानकारी चाहूंगी। जी बिल्कुल शोभना, मुंबई में सुबह से ही लेकर बैठकों का दौर शुरू है। पहले तो क्राइम ब्रांच के सारे आला अधिकारियों ने मीटिंग की, उसके बाद कमिश्नर से मीटिंग की। कमिश्नर और एटीएस चीफ की महाराष्ट्र के गृह मंत्री के साथ मीटिंग होती है। उसके बाद चूंकि रेलवे की रेकी की गई है, इस वजह से रेलवे कमिश्नर, आरपीएफ के बड़े अधिकारी, डीआरएम की मीटिंग हुई। इसके बाद एटीएस की इंटरनल मीटिंग भी हुई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुंबई के जितने भी 94 पुलिस स्टेशन है, हर पुलिस स्टेशन के एटीसी जो एंटी टेरर सेल होता है उसे एक्टिवेट किया गया है और मुंबई में और भी इंटेंसिवली जहां तक हो सके चेकिंग बढ़ा दी गई है। बीती रात की बात करें तो बीती रात में भी कई सारी चेकिंग बढ़ाई गई है। जो चौल है, झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पर सिविल क्लॉथ में पुलिस की टीम गई है, डिप्लॉय की गई थी ताकि पूरी जांच की जा सके। कुल मिलाकर बात की जाए तो शोभना, एटीएस चीफ ने भी कहा कि मुंबई में अब तक कोई भी किसी भी तरह का एक्सप्लोजिव नहीं मिला है, मुंबई सेफ है लोगों के लिए। लेकिन अब एटीएस की टीम दिल्ली जाएगी और जान मोहम्मद शेख से पूछताछ करेगी ताकि बिल्कुल बहुत जरूरी है। और हम अपने दर्शकों को बता दें, बिल्कुल सूरज, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी जो है वो इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा है। तमाम स्टेट्स की जो एटीएस है वो इस समय एक्शन में है और आगे जैसे भी कुछ अपडेट होगा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप तीनों का ही, चारों का माफ कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुंबई एटीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी जानकारी दी कि जान मोहम्मद 20 साल से अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, दिल्ली पुलिस इस संपर्क में है और जानकारी जुटाई जा रही है। कल दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें से एक आदमी धारावी मुंबई का रहने वाला है, तो उसका नाम है, आपको पता ही होगा, जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। और इस आदमी के बारे में बता सकता हूँ कि 9 तारीख को इसने जाने का प्रोग्राम बनाया दिल्ली और फिर इसने 10 तारीख को पैसे भी ट्रांसफ़र किए, लेकिन इसका कंफर्म नहीं हो पा रहा था टिकट। तो 13 तारीख को इसने वेटिंग लिस्ट 6 में टिकट लिया गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस ट्रेन में और शाम तक इसका टिकट कंफर्म हो गया और ये अकेला निज़ामुद्दीन के लिए रवाना हो गया मुंबई सेंट्रल से। इसको रास्ते में जब ट्रेन कोटा पहुंची तो इसको अरेस्ट किया गया। इसके पास कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं मिले, इसके पास कोई वेपन नहीं मिला। जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिल्ली पुलिस के पास है।
हमारी एक टीम आज शाम को दिल्ली जा रही है। इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास है वो हम लेकर आएंगे। आरोपियों के वकील एमएस खान अपने मुवक्किलों को बेगुनाह बता रहे हैं। आरोपियों के वकील एमएस खान से बात की हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने। सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है इन संदिग्ध आतंकियों के वकील का। 6 कथित आतंकियों में से 5 की तरफ से कोर्ट में पेश हो रहे हैं वकील एमएस खान। एमएस खान साहब हमारे साथ में। एमएस खान साहब, 6 कथित आतंकी जिसमें से 5 को आप जो है कोर्ट में रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस के क्या आरोप हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस का एक्यूजेशन ये है कि ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे अंडरवर्ल्ड अनीस इब्राहिम के साथ मिलकर, और जो फेस्टिव सीजन आ रहा है उसमें कुछ टारगेट्स हैं। हालांकि कोई स्पेसिफिक टारगेट्स क्या थे वो कुछ अभी डिस्क्लोज नहीं किया। और ये इनमें से 2 लड़के जो है वो मस्कट के थ्रू पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लेकर आए थे, और इनके पास से कुछ रिकवरी पुलिस ने बताया है कि इनके पास से रिकवर किया है, कुछ आईईडी है, ग्रेनेड्स हैं, पिस्टल है। तो उस बेसिस पर पुलिस का कहना था कि कॉन्स्पिरेसी करके ये कंट्री के अंदर फेस्टिव सीजन पे कोई टेररिस्ट ब्लास्ट करना चाहते थे। तो वकील साहब का यही कहना है कि ये आतंकी जो हैं वो निर्दोष हैं। उत्तर प्रदेश में अब्बा जान के बाद अब चचा जान की एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा कि अब उत्तर प्रदेश में चचा जान आ गए हैं। आखिर ओवैसी के बहाने टिकैत कैसे साध रहे हैं बीजेपी पर निशाना। टिकैत से खास बातचीत की मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान ने। सुनिए आप। और इस वक्त हमारे साथ खुद किसान नेता राकेश टिकैत जुड़ रहे हैं। राकेश टिकैत के बयान पर इस वक्त सियासी घमासान है। राकेश टिकैत जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, ये क्या नया सियासी भूचाल आप ले आए उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में? असदुद्दीन ओवैसी को आप चचा जान कह रहे हैं बीजेपी का, ये रिश्ता कहां से निकाल लाया? अरे रिश्ता अच्छा, जो यहाँ मेहमान आ रहा है उत्तर प्रदेश में, जिनकी सरकार है, तो उसे कोई ना कोई तो नाम देंगे ना अपने मेहमान को। तो चाचू जान ठीक नाम है, गांव के लोगों ने नाम दिया है उनको, क्या दिक्कत होगी इससे? ये रिश्ता ही तो समझना चाह रही हूँ मैं। काम कर रहा है वो। जी जी, जरा समझाइए ना, ये चाचा जान वाला रिश्ता कैसे? तो ठीक है, चाचू जान चाचा जान तो रिश्ता है, जो जिसकी मदद करता है तो चाचू ही तो होता है, वो चाचा जान होता है। वो इनकी मदद कर रहा हो। गांव के लोग कहते हैं कि बी टीम है। या कैसे ओवैसी बीजेपी की मदद कैसे कर रहे हैं? भाई ओवैसी तो खुद अलग से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। हाँ। गांव के लोग यही बता रहे हैं कि इनकी मदद कर रहा। वो तो गुड़ा भाग आप लगाओगे। नहीं, आप कह रहे हो कि गांव के लोग ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम हो गए बीजेपी की, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। अब बीजेपी और एआईएमआईएम दोनों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं ना, सुनिए तो दोनों पार्टियों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं ना, वो आपको निशाने पर ले रहे हैं। मैं एक एक करके दोनों पार्टियों के रिएक्शन बताती हूँ। देखिए, बीजेपी ये कह रही है, पहले इस पर आप मुझे जवाब दो। बीजेपी कह रही है कि साहब ये राकेश टिकैत एक्सपोज हो रहे हैं, वो किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राजनीति तो हर आदमी कर रहा है, यहाँ पे कौन नहीं कर रहा? और राजनीति ना करने वाला उसका नाम बताओ जो राजनीति नहीं कर रहा देश में। तो मतलब किसान राजनीति कर रहे हैं? कौन राजनीति नहीं कर रहा? किसान जो है वो राजनीति कर रहे हैं। मैं जो कह रहा है कि जो वोट देता है, हाँ। जो वोट देता है वो राजनीति करता है, वो राजनीतिकार होता है। ठीक है, हम भी किसी न किसी को वोट देते हैं, आप लोग भी देते हो। तो जो वोट देता है वो राजनीति की तो होता है। ठीक है, देश में तो हर आदमी राजनीति करता है, जो वोटिंग करता है वो राजनीति करता है। अब दूसरा सवाल तो नहीं कि वोटर सब एक को देता है, जिसकी मान लिया समझ में आता है। मान लिया आपकी बात। अब दूसरा सवाल ये कि साहब, एक होती है साफ सुथरी राजनीति और एक होती है छल की राजनीति। एआईएमआईएम कह रही है ये छल की राजनीति है, क्योंकि 2019 तक तो यही राकेश टिकैत बीजेपी के सबसे बड़े हिमायती थे। हमने तो आपको देखा है सर, किस तरीके से आपने बाकायदा आंसुओं के बहाकर ये बताया था कि आप तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, और अब आप उसी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए मुसलमानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? ये एआईएमआईएम कह रही है। नहीं, हम क्या चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव तो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, और उसी से एक दूसरे को फायदा होता है। भाई ये तो मेहमान है इनका, हैदराबाद से आया, तो ये तो सरकारी मेहमान है, सरकारी चचा जान है इनका, सरकार का, बीजेपी का, तो इसको सम्मान तो। कोई बाहर से ये तहजीब तो यहाँ पर सिखाई गई है ना कि बाहर से कोई आवेगा तो ये नाम क्या गलत है? गए नाम, इसको क्या नाम दोगे ये? देखो, गांव के लोग सब जानते हैं, गांव से बड़ी पॉलिटिक्स कोई नहीं जानता। गांव के लोग जानते हैं कि कौन आ रहा है, किसके क्या बयान है। ठीक है, ये इनको फायदा दिलवाने के लिए यहाँ पर आ रहा है।
तो ये जो मेहमान की ये इतनी अब इज्जत तो अफजाई गाना आप तो कर रहे हैं, ये क्या जो दिक्कत हो? हैदराबाद से आए मेहमान को आप चचा जान बता रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मेहमान किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकता है? क्योंकि महापंचायत में आप ही मंच से नारे लगवा रहे थे ना, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। क्या उस यूनिटी में ये सेंधमारी कर सकते हैं? आपको ये डर लग रहा है क्या? हमें नहीं पता कुछ कौन क्या करेगा। ये गांव के लोग बता रहे कि ये बीजेपी का चचा जान है, तो इसमें क्या दिक्कत होगी? किसी को चचा जान कहना, ये तो यहाँ की तहजीब है। कह लेने को क्या एतराज है आपको भाई किसी को? अब सर ऐतराज की बात अगर आप करेंगे, फिर योगी जी ने अगर अब्बा जान कह दिया था तो उस पर क्या ऐतराज हो गया था? फिर तो अब्बा जान भी स्वीकार कर लेते। अब योगी जी अगर अब्बा जान कहें तो सबको ऐतराज, टिकैत साहब चचा जान कहें तो फिर ये तहजीब। अब ये कैसे सर, ये कैसे हो सकता है? फिर ऐतराज तो ये तो शब्द है, अपना कहते रहो। हम तो भाषा वो बोलते हैं जो गांव के लोग कहते हैं। तो योगी जी के अब्बा जान पर भी आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? फिर ये दोनों इनसे बच के रहना। अरे सुनिए तो फिर ये बताइए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं किसी को ना हमने बयान सुने। अच्छा, तो योगी जी वो जो कह रहे थे कि पहले अब्बा जान जो है वो खा जाते थे राशन, वो उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं है? हमें कोई ऐसा नहीं कौन किसको क्या कहता है, वो तो कह रहे ना। हमने तो बयान सुनते नहीं ना, हमें टाइम मिलता ना। वहाँ पे लाइट वाइट बेची काट कर रखे, 1 आध घंटा रहे वहाँ बॉर्डर पे। हम ज्यादा बयानबाजी सुनते ही नहीं किसी की। पिछले 8 महीने हो गया हमें तो। ठीक है साहब, आप लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि साहब हम इस अहंकारी सरकार को सत्ता से हटाना चाहते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पहला टेस्ट आप लोगों का उत्तर प्रदेश में है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के बीजेपी में उत्तर प्रदेश चुनाव में आने में बीजेपी को फायदा मिलेगा? इसी वजह से आप निशाने पर ले रहे हैं ओवैसी को और चाचा जान कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारे मसले तो गन्ने के हैं उत्तर प्रदेश में, आलू का किसान का मसला है। यहाँ पे फसलें एमएसपी पे नहीं बिकती, उसका मसला है। हमारा करीब 18-20 हजार करोड़ रुपया बका है, उसका मामला है। बिजली सबसे महंगी है, उसके मामले हैं। कौन सत्ता में रहेगा कौन नहीं रहेगा, हमने किसी की ठेकेदारी नहीं ले रखी। और हमने तो बता दिया ये बीजेपी के कैंडिडेट, हारा हुआ कैंडिडेट भी जीत का सर्टिफिकेट लेकर जाएगा। अच्छा, ये क्या दिक्कत होगी? बीजेपी तो जीत ही रही, हार कहाँ रही भाई? ये तो जो हारेंगे भी जीत का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। इनको क्या इतराज है? तो चुनाव कहाँ इन्हें इतनी संघर्ष करने की जरूरत है? डीएमटीसी ये बने रहियो और सरकार अपना सब सर्टिफिकेट जीत के देगी, इनको कोई दिक्कत नहीं। इनको तो मतलब थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। मतलब का पता नहीं आपको? आप बताइए ना सर, आप कौन से जिले का मतलब पूछना चाहो? आप ही जिले का बताइए। नाम आप बताओ ना। अरे जिला पंचायत में कौन से जिले का मतलब पूछना चाह रहे हैं आप? बताओ। अच्छा ये बताइए, ओवैसी जो है, एक जिले का नाम बताओ। अच्छा ठीक है, ये बताइए ओवैसी जो है वो मुसलमान कर रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों का कुछ भला नहीं हुआ, इसलिए वो कह रहे हैं कि साहब अब मुसलमानों को सोचना चाहिए। आप कह रहे हैं कि साहब ओवैसी चचा जान है, तो कंफ्यूज कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कंफ्यूज कौन कर रहा है? जो सबसे ज्यादा नाम ले रहे वो कंफ्यूज कर रहा। देश में विकास के नाम पे काम होना चाहिए, जातियों के नाम पे नहीं। इन्होंने तो देखो कौन सी पूछ की बात आप करते हो। बीजेपी वालों ने तो हमारा तो राम राम था, इन्होंने उसका जय श्री राम कर दिया। हमारे तो गांव में बैल चलते थे, हल चलाते थे, तो ये कहते थे कि भाई ले राम का नाम। हमारा तो गांव का अनपढ़ आदमी भी राम का नाम लेता था, कोई भेदभाव था ही नहीं। हमारे पशु हमारी भाषा समझते थे, हमारे राम को समझते थे। हमारा जन्म स्थल अयोध्या है, राम तो परिवार से थे हमारे। हम भी रघुवंशी, राम भी रघुवंशी। इन्होंने उसका जय श्री राम कर दिया, हमारे पशु भूल गए। तो हमारे तो जानवर भी राम को जानते थे। इन्होंने तो जब उसी को नाम बदलकर तोड़ फोड़ कर दी, तो भैया सब में कर सकते हैं। हमने ये कहा कि विकास पे काम होना चाहिए। आप हॉस्पिटल बनाओ, उस पर काम करो। आप एजुकेशन पे काम करो, आप सड़कों के ऊपर काम करो। ये जातीय और धर्म की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। और जब भी दुनिया में
राजनीति में धर्म हावी हुआ है या जाति हावी हुई है तो उस देश का नुकसान होता है। हमको विकास पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये तो बता दीजिए आप मुझे कि आपने कहा कि साहब तो देखिए हम राम राम करते थे, बीजेपी जय श्री राम ले आई। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ राकेश टिकैत जी, दर्शक ये पूछ रहा है साहब राकेश टिकैत भी तो किसान किसान करते थे, ये अब चचा जान पर आ गए। किसान किसान से चचा जान क्यों? क्यों? हम तो सब चीज आप पाएंगे, हमें क्या दिक्कत है भाई? हमने तो ये कहा कि राम हमारे परिवार से थे, राम रघुवंशी थे, हम भी रघुवंशी। 1700 कुछ तक तो हमारे परिवार के लोग वहां पे गए, कोई भी वहां फंक्शन हुआ तो वहां पे गए। लेकिन आज कहां से आ गया कि आज सब पूरा मामला उसी पे कर दिया। हम उस पर नहीं जाना चाहते, हम जाना चाहते हैं कि देश विकास पे जाए। अब बहुत होगी, देश की जनता को ज्यादा धोखा नहीं दे सकते। आप लोगों की जो लड़ाई थी वो तो किसान कानूनों के विरुद्ध थी ना भाई, आप लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे थे, वो तो केंद्र सरकार लेकर आई थी। अब ये तो यूपी का चुनाव है, अब यूपी के चुनाव में जिस तरीके की दिलचस्पी आप लोग ले रहे हैं और किसान किसान से चचा जान पर आ गए हैं, इसी को समझना चाह रही हूँ मैं। किसान किसान से चचा जान पर राकेश टिकैत क्यों आए? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई तो आलू के किसान की भी है, हम सब लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमको गांव के लोग कहेंगे वो हम आपको बताएंगे भी। भाई गांव के लोग ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का नया चचा जान आ गया उत्तर प्रदेश में, कुछ न कुछ खेल करेगा। ये डर लग रहा है। अब ये तो आप बुझो ना, राकेश टिकैत को ना लग रहा हो डर, लेकिन गांव के लोगों को डर लग रहा है क्या? राकेश टिकैत को तो मुझे पता है आप कहेंगे कि आपको कोई डर नहीं लग रहा है, लेकिन गांव के लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं उन्हें डर लग रहा है कि ये खेल हो जाएगा कुछ। क्या पता, हाँ फिर हो सके, फिर कुछ ना कुछ हो सकेगा मुंह में। क्या क्या लग रहा है? तोड़ फोड़ की बात करेंगे मुंह में जाके। अरे आप क्यों करो, आप 24 घंटे यही क्या चैनल पे ये बांटने का उसका ही काम करते हो। आप विकास पे दिखाओ, कितनी मंडी बंद होगी, आप ही लोग तो ऐसे बयान देते हो, भुगतान पे दिखाओ, गांव पे दिखाओ, तो ऐसे बयान देते हैं। अब फिर आप मुझसे कह रहे हैं, बताइए, आप लोग खुद बयान देते हैं, खुद आप लोग बयान देकर चाहते हैं कि आपसे सवाल ना पूछा जाए। ये बहुत सही है, ये बहुत सही है। चलिए छोड़िए, अच्छा मुझे ये बताइए आप, अच्छा सुनिए तो, अरे सुनिए तो, टिकैत साहब सुनिए तो, अच्छा इसको अंकल सवाल पूछ रही हूँ, ये बीजेपी वाले इसको अंकल कहेंगे तो ठीक लगेगा क्या? अंकल, अच्छा बताओ अंकल, अंकल वाली बात तो पूरी कीजिए पहले प्लीज। नहीं, बीजेपी वाले इनको अंकल कहें, ये लखनऊ में जाए इनको अंकल जी कहें तो ये ठीक लगेगा? उनको जो सब ठीक लगे वही तो कहना चाहिए ना इनको। भाई राजधानी में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो बीजेपी वाले जब इनको ये कहेंगे चचा जान आ गए तो दोनों को ठीक लगेगा। भाई मेहमान को भी ठीक लगेगा, उनको भी ठीक लगेगा। ठीक है, तो मतलब आपने पूरा मन बना लिया है कि सांठगांठ की बात आप दिखाएंगे लोगों को कि साहब बीजेपी और ओवैसी में सांठगांठ है। यही तो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना बार बार ये कहकर कि बीजेपी के चचा जान असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा मुझे बताइए जल्दी से, गांव के लोग बता रहे हैं, ठीक है सर, यही तो दिक्कत है राकेश टिकैत साहब। अब यही तो आरोप आप पर लगते हैं कि आप हर कुछ के लिए कंधा ढूंढते हैं, आंदोलन के लिए किसानों का कंधा, राजनीति के लिए किसानों का कंधा, और अब अपने बयान के लिए गांव वालों का कंधा। ये बता दीजिए अब आपकी चुनाव को लेकर रणनीति क्या है? यूपी चुनाव के लिए राकेश टिकैत को कंधे की जरूरत होगी, तो किसानों की रणनीति क्या है, चलिए ये बताइए। अभी 6 महीने आगे चुनाव होंगे, वो ज्योतिषी का नाम बताओ कि आगे की रणनीति कोई बताओगा? अभी तो 6 महीने चुनाव के, हमारा चुनाव से क्या मतलब? चुनाव से मतलब नहीं है, और फिर कहते हैं हम तो निकले हैं हराने के लिए बीजेपी को, सत्ता से हटाने के लिए इन अहंकारियों को, यही तो कहते हैं आप। अब कह रहे हैं चुनाव से क्या मतलब है? ये जलेबी क्यों बनाने लगते हैं? किसान का काम जलेबी बनाना थोड़ी है, जलेबी बनाने लगते हैं आप। किसान का काम सारा है, किसान देश को अन्न देता है, वो सारे काम करेगा। किसान, मजदूर, दुकानदार, हम तो ठीक रह रहे थे यहाँ पे। ये इतने कानून लेकर आगे कि उसके झमेले में फंसा रही सरकार, क्योंकि जो बड़ा व्यापारी है, बड़ा वो है, उसको कैसे लाभ मिलेगा ये सरकार की पॉलिसी है। आम जनता को तो दूसरे मामलों में, जातियों में उलझा दो और आप देश को बेचने का काम करो। अच्छा बेच दिया देश में, बस क्या रहा? 5 ईंट
नींव की रख के हाँ। जी चलते चलते ये भी बता दीजिए कि आपको ये भी बड़ी शिकायत है कि साहब बयान दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और उन पर केस नहीं दर्ज कर रही है योगी सरकार। योगी सरकार की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज हो जाएगा तो संतुष्टि मिल जाएगी आपको? नहीं, हमने नहीं कहा। हाँ। हम तो सुनते ही नहीं किसी की भी बात। हाँ, हम तो सुनते ही नहीं। चलिए, चैनलों पे यही चलते रहे। ठीक है अरे सर, विकास ठीक है। भी दिखाओ। चलिए सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। आपका, राजनीति भाई, के लिए किसानों का कंधा, बयान के लिए गांव वालों का कंधा, और जो हमने नहीं कहा उसके लिए मीडिया का कंधा भी तलाश लेते हैं। राकेश टिकैत, यही इनका स्टाइल अब बन चुका है। धमाकों की साजिश केस में एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी यूपी एटीएस ने कुल 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक कुल 9 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।